सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नज़र आएंगे। अब ये कह सकते हैं कि अब हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। हमने रिजर्व को अपने इस्तेहकाम दिया। वो पिछले 2 साल में हमने 5,000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस किए। कोविड में सारी दुनिया की इंडस्ट्री और कारोबार डिस्ट्रेस में जा रहे थे। पाकिस्तान ने एक फ़र्क रास्ता अपनाया। किसी किस्म की शॉर्टेज किसी भी प्रोडक्ट की नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल आज मुकम्मल हो गए। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान ने कौम से कई वादे किए, कई दावे किए और कई ऐलानात किए जो अभी तक पूरे होने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। बेघर अफराद के लिए 50 लाख घर तामीर करेंगे जो अब तक कहीं नजर नहीं आ रहे। 1 करोड़ नौजवान भी आज तक रोजगार मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिल सका है। 2 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजना था, मगर यह भी अभी तक मुमकिन नहीं हो सका और उल्टा पूरे मुल्क के स्कूल बंद हैं। और वादे के मुताबिक इमरान खान को काबीना का साइज भी छोटा रखना था, जो वो नहीं रख सके। मौजूदा वफाकी हुकूमत में 40% वजीरों और मुशीरों और मुअव्विनीन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जबकि 60% गैर मुंतखब अफराद इसमें मौजूद हैं और बकिया अफराद का ताल्लुक दूसरी सियासी जमातों से है। इन 2 सालों में इमरान खान ने अपनी टीम में कई बार तब्दीलियां की, लेकिन नताइज तब्दील ना हो सके। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी इन 2 सालों में हुई हैं जो कि इस हुकूमत की कामयाबियां कही जा सकती हैं। खासतौर पर खारजा उमूर पर कई ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए, करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई, माहौलियाती तब्दीली और टूरिज्म के शोबे में हमेशा से इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा तवज्जो देते रहे, तो उसमें भी तरक्की देखी गई। इसके अलावा भाषा और दीगर डैम्स की तामीर का भी आगाज़ हुआ, जबकि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और सनती सरगर्मियों के फ़रोग और हुकूमत का एहसास प्रोग्राम भी खासा कामयाब रहा। लेकिन मईशत के लिए ये 2 साल बड़े मुश्किल रहे, बड़े कठिन रहे। लोग महंगाई की चक्की में पिसते रहे, आम अशिया की कीमतें बढ़ती रहीं, लेकिन हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकी। इस पूरी सूरत हाल पर मुख्तलिफ मेहमान आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे माहिर माशियात डॉक्टर अशफाक हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, 2 साल आज इस हुकूमत के मुकम्मल हो गए। 2 साल पहले हमारी मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी थी, कितना बोझ था आवाम पर? 2 साल बाद आप इस कारकर्दगी का मवाजना इन 2 सालों में कैसे करेंगे? बहुत ही ख़राब हालत में इनको मईशत मिली थी और लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं, इन्होंने लोगों की एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दिया था जब ये अपोजिशन में थे कि हम आते ही सब चीज़ ठीक कर देंगे। तो लोग जो है 10 साल से जिस परेशानी के आलम में थे, तो उन्होंने इमरान खान साहब को लेकर आ गए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की वो इस पर पूरे नहीं उतर सके और बड़ा हाराकारी चलता रहा मईशत में। और फिर साल के बाद हम चले गए IMF में। IMF में जाने के बाद जो हशर हुआ है और ये वो जो चीज़ें हुई हैं, इसके मैंने पहले से वार्न भी कर दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि अगर आप जाएंगे तो ये तबाही होगी। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का फैसला था, वो चले गए। उसके बाद जो आपने देखा कि एक्सचेंज रेट ने छलांगे मारनी शुरू की, इंटरेस्ट रेट ने छलांगे मारनी शुरू की, और ये 2 पॉलिसीज ऐसी थी, और फिर साथ में बिजली और पानी और गैस की कीमतें भी बढ़नी शुरू हो गई। इतने रफ्तार से बढ़ रही थी कि शायद पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त में इतनी कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। कोविड की वजह से IMF का प्रोग्राम भी सस्पेंड हो गया है और IMF के प्रोग्राम के सस्पेंड होने की वजह से आप जो इस वक्त थोड़ा माशी इस्तेहकाम देख रहे हैं, ये इसके रूट कॉज ये है कि इस वक्त IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। तो यही फ़र्क है कि सस्पेंड हुआ है तो आपको एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इकोनॉमी में नजर आई है, लेकिन जब IMF का प्रोग्राम ऑन था तो हाराकारी हो रही थी हर तरफ। तो यही बात मैं प्राइम मिनिस्टर को समझाने की बड़ी कोशिश की
कि घर को खुद सही कर लें। तो अब जो है एक तरीके से मैं देख रहा हूँ कि चीज़ों में कुछ बेहतरी आ रही, वो हाराकारी नहीं है। अभी हमें बहुत लंबा सफ़र करना है, लेकिन जो पिछले 2 साल में गुजरा है, IMF की वजह से गुजरा है, उसने बड़ी तबाही मचाई है। और ये अभी तकरीबन 7-8 महीने हो गए IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, और मेरी दुआ है कि ये इसी तरीके से रहे और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी। अशफाक साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर आज़ाना हुकूमत की गलती थी। वज़ीर आज़म खुद भी वज़ीर आज़म बनने से पहले बारहा कहते रहे कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे लेकिन नहीं जाएंगे। आपने भी उनको मशवरा दिया कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनको जाना पड़ा, वहाँ से कर्ज भी लिया। अब मजीद बोझ पाकिस्तान की मीशत के ऊपर डल चुका है। ये मीशत को अब किस तरह बेहतर किया जाएगा, एक कर्जा किस तरह उतारा जाएगा IMF का मौजूदा हालात? देख रहा हूँ कि हमारे इम्पोर्ट्स में जो है ना, खासकर नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स, जिसको अगर हम ना इम्पोर्ट करें तो पाकिस्तान में क़यामत नहीं बर्पा होगी, वो अब बढ़ना शुरू हो रहा है। जैसे गाड़ियों का इम्पोर्ट्स है, और भी इस किस्म के खाने पीने की चीज़ें हैं, हर तरह के लग्जरी आइटम्स हैं, उसकी भी इम्पोर्ट होनी शुरू हो गई है। देखें, डॉलर, इन चीज़ों पे हम ज़ाया ना करें। तो अगर हम डॉलर बचाएंगे तो फिर हम यही डॉलर IMF को देने के काबिल होंगे वापस करने के लिए। लेकिन अशफाक साहब, ज़ाहिर वज़ीर जिक्र करते हैं कि ये माफिया का जो एक शिकंजा है वो बड़ा सख्त है मुख्तलिफ इदारों पर। तो अब इस माफिया से कैसे वज़ीर आज़म जान छुड़ा सकते हैं, किस तरीके से वो स्टेप्स ले सकते हैं, क्या स्टेप्स उन्हें उठाने चाहिए, क्या आप एडवाइस करेंगे? जो भी लोग जिस ट्रेड में मौजूद हैं, जो अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि मैं जहाँ मर्जी हो कीमत को लेके चला जाऊँ, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट को चेयर करे, प्राइम मिनिस्टर चेयर करे खुद। माजी में वज़ीर आज़म इस फोरम को चेयर करते रहे हैं। ये बहुत यूजफुल है। ये प्राइम मिनिस्टर को समझने के लिए भी बहुत, मुल्क की जो सिर्फ माशी मसाइल नहीं है यहाँ पर डिस्कस होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये बहुत अच्छा लर्निंग फोरम है। मैं प्राइम मिनिस्टर से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत अच्छा लर्निंग फोरम है। लेकिन ये खुद अशफाक साहब, अगर वज़ीर आज़म इस कमेटी को चेयर करें तो फिर इकोनॉमिक टीम में उसकी क्या कैपेबिलिटी है? रज़ा बाकर साहब, अब्दुल हफीज़ शेख साहब, जिन पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्या ये केपेबल हैं? इनका कोई स्टेक है पाकिस्तान में? ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं, अपनी अपनी नौकरी करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन ये तो अब ये बातें तो बहुत हो गई हैं। या आपने जो कहा, इनका कोई स्टेक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो, इसको तो मैं कहता हूँ ये हेलीकॉप्टर से उतरे हुए लोग हैं। हेलीकॉप्टर से उतर गए, आ गए ब्रीफ केस लेकर, फिर ब्रीफ केस लेके चले जाएंगे। इनका क्या स्टेक है? ना घर है, ना बाहर है, ना बीवी है, बच्चे यहाँ नहीं है, कोई नहीं रहता इनका। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि दाल चावल की कीमत क्या है पाकिस्तान। लेकिन अशफाक साहब, अभी किसी हुकूमत के नुमाइंदे से मीशत पर बात करते हैं, वो कहते हैं 6 महीने तो एक कोविड के लॉकडाउन में गुजर गए। इस 6 माह से पहले, यानी इनके शुरू के 1.5 साल में जो इनकी कारकर्दगी रही, क्या इनके मंशूर के मुताबिक रही, जो मंशूर ये लेकर आए थे? और उसका मवाजना अगर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के शुरू के 1.5 साल से किया जाए तो कोई मवाजना हो सकता है? वो बेहतर थे या ये बेहतर है? हमारी मईशत 2018 से ऑनवर्ड जो है वो दबाव का शिकार है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही थी, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही थी, और ये पैंडेमिक से आने से पहले ही ये बातें हो रही थी कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है हमारी। जब भी तो हमने 2-2.5% अपना ग्रोथ का टारगेट रखा था, वरना हम 7% ग्रोथ, 6% ग्रोथ टारगेट क्यों नहीं रख सकते थे? इसलिए नहीं रख सकते थे कि हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड स्लाइड में थी और ये जा रही थी। और उसकी वजह यह है कि जो हम IMF की पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट की थी, इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ा दिया था कि उससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट गिर गया। जब सरमायाकारी नहीं होगी तो मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से होगी? फिर उधर बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी की वो बढ़ गई, जिसकी वजह से हम नॉन कॉम्पिटिटिव हो गए थे इंटरनेशनल मार्केट में। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे बाहर में। तो ये कैफियत तो पेंडेमिक से पहले थी। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी, हमने टारगेट रखा था 2.2-2.5%। अब जिस मुल्क की आबादी भी इतनी स्पीड से बढ़ रही है और ग्रोथ भी इतनी हो रहा, तो उस मुल्क की फीकस आमदनी तो वहीं स्टैग्नेंट रहेगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें डाउनवर्ड साइड थी। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहा था हमारे जो रेमिटेंसेस थे उस पर भी अनसर्टेनिटी सी आ गई थी। तो ये सारी चीजें हो रही थी। पैंडेमिक ने उस चीजों को थोड़ा एग्रेवेट कर दिया।
जब वो एक्टिवेट हुआ है तो ये हमारी ग्रोथ जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव ट्रेंड इसमें चला गया, 0.4% नेगेटिव ग्रोथ हुआ। और ये दुनिया के 80% ममालिक में नेगेटिव ग्रोथ है, हमारे यहाँ भी हो गया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम नेगेटिव हुआ है। लेकिन अशफाक साहब, जाहिर है आप कह रहे हैं कि पेंडेमिक से पहले ही हमारी इकॉनमी स्लो डाउन थी, उसके बाद तो पेंडेमिक ने तो इंतहाई कर दी, जाहिर है जीडीपी भी माइनस में चला गया। अब इस मौजूदा सूरत हाल में इस हुकूमत से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? जिस तरह इसने 2 साल गुजारे मुआशी मैदान में, जो इसकी कारकर्दगी रही, आने वाले 1 साल में या अगले 3 सालों में कुछ परफॉर्म कर सकेगी, कोई स्टेबिलिटी आ सकेगी? या IMF का प्रोग्राम इसी तरीके से सस्पेंड रहता है। मैं देख रहा हूं कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंस इमर्ज होकर आ रहा है। हमें इसको कैश करने की ज़रूरत है, और मैं अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान की मईशत इस पेंडेमिक के, इस क्राइसिस से निकल जाएगी, इस माली साल के एंड तक बिल्कुल निकल जाएगी। लेकिन अगर IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू हो गया तो फिर हम वही पुराने वाले हालात में हम पहुंच जाएंगे। बिजली की कीमतें बढ़ाओ, तेल के उसके गैस की कीमतें बढ़ाओ, और टैक्स पे हमला बोलो, और छोटे ताजिर बड़े ताजिर सब पे हल्ला बोल दो, यही चलता रहेगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट करो, वो सारे खेल शुरू हो जाएंगे। तो फिर उसमें क्राइसिस ही क्राइसिस रहेगी। फिर हम ये रिवाइवल की बात हम नहीं कर सकते हैं। रिवाइवल उस वक्त होगा कि जैसे अभी सस्पेंडेड है IMF का प्रोग्राम, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। नंबर अच्छे नहीं हैं, नंबर अच्छे हो जाएंगे आगे चलकर, हुकूमत कोशिश कर रही है, और ये नंबर बेहतर होंगे प्रोवाइडेड कि हम IMF का प्रोग्राम इसी तरीके से सस्पेंडेड रहे। ठीक है, चलिए IMF का प्रोग्राम अभी चूंकि मौखर हुआ वैसे तो इसलिए ये स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं है, और इसके असरात भी अब आने वाले दिनों में पड़ सकते हैं जब IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा। बहुत शुक्रिया अशफाक हसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। और वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाहिर सिर्फ मुआशी एतबार से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ हवालों से तसल्ली भी वक्तन फ़वक्तन अवाम को देते रहते हैं। क्या कहा करते थे वो अपने शुरू के दिनों में जब वो वज़ीर आज़म बने, उन्होंने हल्फ उठाया, जो शुरू के 4-5 माह में उनकी गुफ्तगू थी, उसके कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं, फिर वापस आके मज़ीद बात करते हैं। जितने भी हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, जो हम अपने इदारे ठीक कर रहे हैं, जो हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्लैम्प डाउन कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने आके इस्लाहत किए हैं, उनके असरात 6 महीने के बाद आने शुरू होंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25 अरब थी, आज तकरीबन 20 पे आ गई हैं। हमने जो इंसेंटिव्स दिए हैं, आप इंशाल्लाह देखेंगे 6 महीने से 10 महीने में ये $10 अरब मजीद, और हम $30 अरब पे ले जा सकते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री अब बंद है टेक्सटाइल की, वो खुल सकती हैं। तो इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू, अब इन 2 सालों में इन्होंने अपने अहदाफ हासिल किए या नहीं किए? ज़ाहिर गुज़िश्ता 6 माह बहुत ज़्यादा मुश्किल थे हुकूमत के लिए, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया में ही लॉकडाउन हुआ था। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास तज्ज़ियाकार हैं, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली के एंकर पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। तो दानियाल साहब, अब ये जो 2 साल हुकूमत के रहे हैं, ज़ाहिर पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ उसका मार्जिन तो थोड़ा हुकूमत को देना पड़ेगा कि उसकी वजह से इकॉनमी बिल्कुल तबाह हाल हो गई, जो महंगाई है वो बहुत बढ़ गई, गरीब आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया। शुरू के 1.5 साल में हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस साल गई, उस साल आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हाईएस्ट था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और था 4000 अरब रुपया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ इतना करना था अगले अदवार के लिए कि वो टैक्स कलेक्शन का जो बजट था, उसको जो टारगेट था उसको मीट करना था, लेकिन पहले साल ही ये 900 कुछ अरब रुपया शॉर्टफॉल कर गए। PMLN, और ये इनकी नालायकी और इनकॉम्पिटेंस की कहानी है, PMLN ने जिस साल हुकूमत ली उस साल हमें इन्फ्लेशन मिली थी 8.1% पे, दूसरे साल हम ले गए 4.8 पे, और तीसरे साल हम ले गए 3.5 पे। इसी तरह अगर आप PTI का कंपैरिजन करें, जो उन्होंने नारे लगाए थे महंगाई के ख़िलाफ़, उनको हुकूमत मिली 6.8 पे, और दूसरे साल वो ले गए 10.7 पे, और आज फूड इन्फ्लेशन है 15% पे। हम बात करें माली खसारे की, जिसकी चीखें मारते थे, जिसके ऊपर शोर करते थे और कहते थे कि हम ख़त्म करेंगे माली खसारा, पाकिस्तान PMLN को पहले साल जब मिला तो 8.9% था माली खसारा,
और हम उसको 8.2%, और हम उसको उसी साल कम करके 5.5 पे लेके आए। और जिस साल हम हुकूमत से छोड़ के जा रहे थे, माली खसारा था 6.1%। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले साल वो जो खसारा था, माली खसारा, वो 8.9% पे चला गया, और इस साल 8.1% के ऊपर है। शहबाज राना की अगर आप रिपोर्ट पढ़े, उस दिन का एक आर्टिकल में पढ़ा था, वो कहते हैं कि इस साल के एंड में 9% होगा, जो है 3,445 अरब रुपया खसारा। आप मुझे बता दें कि आज अगर हम एक कंपैरिजन करें कि आप कोई किसी चीज़ को आप उठा के देख लें, वो आप मेट्रो BRT देख लें, कोई लोकल प्रोजेक्ट्स देख लें, आप टैक्स इन्फ्लेशन देख लें, GDP, हाँ एक चीज़ कम हुई है, वो है आपका ट्रेड डेफिसिट। वो इसलिए कि इस मुल्क की ग्रोथ ख़त्म कर दी, इस मुल्क में इन्होंने ग्रोथ ख़त्म कर दी, पहिए ख़त्म कर दिए, तो आपके ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स आना बंद होगी। मैं आपसे एक और रिपोर्ट शेयर करूं, ये मेरे हाथ में एक ब्लूम्सबर्ग का मैप पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान, और ये क्या कहता है कि द गवर्नमेंट विच केम इनटू पावर with wave of commitment to double the tax revenue in 2 years has performed the worst performing government in last 20 years. The GDP has come down, the GDP is worse in last 20 years. जब ये आपकी कहती है कि आपकी GDP 20 सालों में सबसे बुरी है, इसी तरह जो आपकी ग्रोथ, आपका चीनी के बहरान की बात कर लें, आज आपकी दानियाल साहब ये जो 110 रुपए की GDP जो तारीख की मनफी सतह पर गई है, नीचे आई है, वो तो आटा आपका इसी तरह 6 माह के दौरान हुआ है ना। GDP जो तेजी से नीचे आई, जो माइनस में गई, वो तो जाहिर है वो 28,000 अरब रुपए के कर्जे बताते हैं, डॉलर को मसनूई तरीके से वो 3 महीने निकाल दे पिछले, आप कोरोना के पिछले 3 महीने आप सब चीजें कहें मसनूई तरीके पे, हम हर चीज से एग्री करें, आप पिछले 3 महीने के अदवार को निकाल दें, 3 महीने को, आपका फिर भी 1400 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू डेफिसिट था। आप उसको निकाल दें, उससे पिछले साल 900 कुछ अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू जनरेशन डेफिसिट था। देखिए आज ये अपनी आवाम के साथ आप इनका एक तसलसल है झूठ बोलने का। आज जो PTI ने कुछ महीने पहले अपनी बजट स्पीच दी, उसमें इन्होंने बोला हम टैक्स रेवेन्यू जनरेशन 24% बढ़ाएंगे। मुझे आप एक चीज़ बता दें, 2 तज्जिया नगार इधर बैठे हुए हैं, वो मुझे इस चीज़ को शायद सेकंड करें या वीटो करें कि आप अगर 24% ग्रोथ लिख रहे हैं कि हम करेंगे अपने टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में, और साथ ही आपका दूसरा मिनिस्टर कहता है कि पूरी दुनिया में ग्रोथ नेगेटिव है या 0.1 या 2% ग्रोथ है, तो आप 24% कैसे ग्रोथ करेंगे? आप लोगों के साथ ही उसी तरह झूठ बोल रहे हैं जिस तरह आपने झूठ बोले थे कि हम गवर्नर हाउसेस के ऊपर बुलडोजर्स चलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नौकरियां देंगे 1 करोड़, लेकिन आज आपकी रिकॉर्ड के मुताबिक 20 लाख लोग जॉबलेस हैं, 80 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। महंगाई की शरह पाकिस्तान के दोनों से पिछले अदवार को मिला लें तो उनमें सबसे हाईएस्ट है। आप कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा लें, आप उसको मीट नहीं कर सक रहे, आप चीज़ों को सीधा नहीं कर सक रहे, तो देखिए आप फिर क्या करेंगे? इंस्टेबिलिटी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज उन्होंने किया है, अब उसके जरिए नौकरियां तो नौजवानों को मिलेंगी। कोई बनाता है 10-10, 11-11, 12-12 रुपए का। ये जो इस वक्त पूरी दुनिया का लॉकडाउन था, उसमें ज़ाहिर नौकरियां। आपने नया हाउसिंग की बात की, मैं खुद रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट एवरीवन आई नो, मैं आपको बताता हूं, आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की बात की, एवरीवन अराउंड मी इज कनेक्टेड टू रियल एस्टेट। मुझे आपको पता है कि अभी तक इन्होंने SOPs नहीं बनाए कि नया हाउसिंग 1 साल हो गया उसके SOP आने के। उन्होंने कहा कि हम 40 दिनों में NOCs देंगे, एक NOC नहीं मिली। मुझे बताएं, एक प्रोजेक्ट इंडक्ट नहीं किया। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम ब्लू वर्ल्ड है, मेरी कुछ दिनों पहले गवर्नर साहब के साथ मुलाकात हुई, देख रहा था, उनको भी देख रहा था। उन्होंने साल हो गया अपने नया पाकिस्तान के लिए 5000 फ्लैट्स देने का वादा कर दिया, उन्होंने कहा ले लें। हुकूमत कहती है हमारे पास SOPs ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने वो लेने किस तरह है। देखिए 2 साल की मेट्रो साल की BRT इन्होंने कंप्लीट की, 20 अरब बोला था, 77 अरब रुपए में इन्होंने खत्म की। इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, पुलिस रिफॉर्म्स उधर ही रह गए। इन्होंने बात की हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे, लेकिन BRT में ये 47 अरब से आगाज होता BRT का, इन्होंने एहतसाब की बात की, लेकिन 5 साल KPK में एहतसाब वही खत्म कर दिया, नया भी खत्म कर दिया। इन्होंने एहतसाब की बात की और उन्होंने खुद BRT में ये स्टे ऑर्डर के पीछे हैं, ये अपने फॉरेन फंडिंग में स्टे ऑर्डर के पीछे हैं, ये हर चीज में एक्सपोज होते हैं, झूठ पे झूठ, और आपके आने वाले दिनों में और एक्सपोज होंगे अपनी नालायकी और इनकॉम्पिटेंस की वजह से। चलें, आपको पॉइंट आ गया, तरफ मैं वापस भी आता हूं, जरा अमीर अब्बास को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। अमीर, वो अदालती इस्लाहात होनी थी, 1 साल में फैसले आने थे,
पुलिस के महकमे में इस्लाहात होनी थी, लेकिन सानिया साहिवाल जैसे वाक़यात पेश आते रहे। इकॉनमी की तो क्या ही हम बात करें, भी अशफाक हसन साहब ने भी इकॉनमी पर बात कर रहे थे। तो अब किस तरफ ये हुकूमत जा रही है, किस जानिब इसका ट्रैक है? ये अगले आने वाले चंद माह में, चंद एक साल में क्या ये वादे पूरे होते दिखाई देंगे जो मंशूर में किए गए थे इलेक्शन के वक्त? और जब आप प्रेडिक्शन करते हैं या पेशन गोई करते हैं मुस्तकबिल की, तो आपको माजी और हाल को जहन में रखना पड़ता है। आप इस हुकूमत का माजी देख लें 2 साल का, और आप इसका हाल देख लें, और अगर आप इसको सामने रखते हुए अगर आप पेशन गोई करें तो अगले 3 साल में फिर ये कौन सा काम करेंगे उसका अंदाजा आपको हो सकता है। हुकूमत ने तो आज सारा दिन ढोल पीटा है, जश्न मनाया है, और हुकूमत तो खुशी के शादियाने बजा रही है। हुकूमत तो ये तासुर दे रही है कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन हुकूमत है। ये जो 2 साल हैं ये 73 सालों पर भारी हैं, लेकिन सूरत हाल तो इसके बिल्कुल बरक्स है। जो इन्होंने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स शाया किए, जो इन्होंने एक प्रेजेंटेशन शाया की है, वो प्रेजेंटेशन जो है वो तो सिर्फ सफ़े काले कर रही है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो हम इस मुल्क में रहते हैं ना यार, किसको पागल बनाया जा सकता? सादा लो आवाम को या गांव देहात में रहने वालों को, जो खेतों में काम करते हैं, जो भैंसों के बाड़े में काम करते हैं, उनको नहीं पता होगा ना चीजों का। हमें तो नहीं बेवकूफ बनाया जा सकता, हमें तो पता है कि फैक्ट्स क्या हैं। यानी आप 200 सफ़ों की बना लें या 2000 सफ़ों की प्रेजेंटेशन बना लें, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है वो तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने जो कोट किया, आप पुलिस रिफॉर्म आप देख लें, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म आप देख लें, जुडिशल रिफॉर्म्स आप देख लें, ये वो चीजें हैं जिनके लिए ना 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिनके लिए ना आपको IMF या वर्ल्ड बैंक का लोन चाहिए, जिनके लिए ना आपको कोई और इंसानी मुआवजा चाहिए। इन कामों के लिए आपको विल चाहिए थी। आप ये सारे काम एक तरफ रख दें। ये जो गवर्नर हाउसेस थे जिनको म्यूजियम्स में और पब्लिक प्लेसेस में तब्दील करना था, उनके लिए कौन सा IMF का लोन चाहिए आपको? उनके लिए कौन सी 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए? आपको विल चाहिए थी। आपको अपने उन उसूलों पर कारबंद रहना था जो 26 साल तक आप कौम को यखनी की तरह पिलाते रहे, लेकिन आपने अपने उसूलों पर समझौता कर दिया। आप कॉम्प्रोमाइज हो गए। इलेक्शन से पहले आप खुद को इनकलाबी लीडर के तौर पे पोर्ट्रे कर रहे थे, इलेक्शन के बाद आप एक रिवायती लीडर के तौर पर सामने आए। अमीर, ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या ये इंटेंशन की प्रॉब्लम है या नीचे टीम का सिलेक्शन गलत हो गया है? राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली पॉलिसी वो खत्म हो गई है? प्रॉब्लम कहाँ है? क्या वजीर आजम खुद इंटेंट नहीं रखते, उनकी जानिब से कोशिश नहीं की जा रही? हम तो देखते हैं कि लगता तो ये है कि वो कुछ करना चाहते हैं सही, लेकिन हो नहीं पाता। देखिए, वो अगर करना चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो पता नहीं अंधेरे के अंदर जब आप हो किसी बंद कमरे में और आप हाथ हिलाए जा रहे हैं और आपको दीवार तो नजर आ रही है लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिल रहा आपको बाहर निकलने के लिए, तो वजीर आजम की कोई ऐसी कैफियत हो सकती है। वरना हल जो है वो देखिए ना, हमने को पहिया इजाद नहीं करना। ये लोगों को समझने के लिए जरूरी है ये बात कि हमने पहिया इजाद नहीं करना। दुनिया में बेहतरीन पुलिस मौजूद है, हमें कोई नई पुलिस नहीं खड़ी करनी। दुनिया में बेहतरीन सिविल सर्विसेज मौजूद हैं, दुनिया में बेहतरीन अदालती निजाम मौजूद है, दुनिया में नए सूबे बन चुके हुए हैं। हमने को पहिया इजाद नहीं करना भाई। हमने दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स को भी हम कॉपी कर सकते थे, हम उनको टेलर मेड कर सकते थे, हम अपने मुताबिक ढाल सकते थे, अपनी जरूरियात के मुताबिक। जहां तक टीम का ताल्लुक है, तो टीम के लिए वजीर आजम को किसी ने उनके हाथ तो नहीं बांधे। वजीर आजम ने अब तक कितने ही वजीरों और मुशीरों का तबादला किया है, किसी ने उनको नहीं रोका। तो अगर टीम में से कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उनको तब्दील कर दें। ये तो कोई जवाब ना हुआ कि टीम के अंदर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है। और जिन लोगों को उन्होंने लगाया, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इनको हटा के असेंबली में से कुछ और लोग भी लेकर आ जाएं तो वो भी यही काम करेंगे कमोबेश। असल तो विजन वजीर आजम का है, टाइमलाइन वजीर आजम ने मुकर्रर करनी है, चेक एंड बैलेंस वजीर आजम ने रखना है। इस वक्त क्रेडिबिलिटी इमरान खान की स्टेक पर है। बहुत सारे लोग वो जो कहीं की ईंट कहीं, जिन्होंने भरोसा करके वोट दिया था, वादे किए थे, अब उस पर अवामी रद्द अमल क्या है, क्या कह रही है अवाम, ये हम जानते हैं। आए थे उनमें से एक भी बात सच्ची साबित नहीं हुई। ये बोल रहे थे कि घर दिलाऊंगा, तो घर दिलाया ही नहीं है, घर छीन लिए। और हुकूमत की कारकर्दगी तो बहुत ही नाकस रही है। महंगाई इस कदर हो गई है कि हद से ज़्यादा, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ की कीमत दुगनी हो गई है। महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम लोग पिस जाएं, हम पिसे जा रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हमें जो है ना तब्दीली के ख्वाब दिखा के पता नहीं कहाँ पे धकेल के लेके आ रहे हैं। 2 साल गुजरे, उसमें कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो आवाम के बेहतरी के लिए हुआ हो।
इन्होंने जो बातें की, जो दावे किए, एक बात पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये जो 2 साल है ना बड़े खतरनाक रहे हैं यार, गरीब बंदे की दिहाड़ी नहीं लग रही है, कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं। मुतमईन तो नहीं है यार, बस एक मेट्रो नज़र आ रही है और कुछ भी नहीं नज़र आ रही है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बड़ी अहम गुफ्तगू हुई जिसमें मियाँ नवाज शरीफ ने अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन मौलाना फजल रहमान को दिलाया। कहा कि अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं बीमार हूँ, वतन से दूर हूँ, कम्युनिकेशन का गैप आ गया, इस वजह से आपको शिकायत का मौका मिला है, लेकिन आइंदा हम भरपूर तरीके से अपोजिशन करेंगे। मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया कि नैब पेशियाँ आप ना भुगताएं बल्कि जेल भरो तहरीक इस सिलसिले में चलाई जाए। नैब ऑफिस और नैब अदालतों में आप लोग ना जाएं, इससे बेहतर यह है कि आप गिरफ्तारियां दें, रहबर कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाए और हुकूमत को भेजने की तैयारी अब मुकम्मल तौर पर कर ली जाए। तो ये गुफ्तगू रही इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान। अब क्या कोई और तहरीक गुज़िश्ता साल की तरह चलने जा रही है? जब मौलाना फजल रहमान की जानिब से धरना दिया गया था, तहरीक चलाई गई थी, लेकिन हुकूमत को भेजने में कामयाब नहीं हो सके थे। तो बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, अब मियाँ साहब ने खुद उनको यकीन दहानी कराई है। दानियाल साहब से भी बात करते हैं ज़रा। अमीर अब्बास, अब क्या आपको सूरत हाल दिखाई दे रही है? मियाँ साहब ने यकीन दहानी करा दी, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग उस तरह से मौलाना साहब को बैक नहीं कर सकी थी गुज़िश्ता साल जब मौलाना निकले थे, जिसकी मौलाना ने उम्मीद लगाई थी, और फिर उन्हें नाकाम ही लौटना पड़ा। अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो को बहुत रोशन मुस्तकबिल नहीं है। मौलाना साहब जितनी सीटें हासिल करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। आप देख लेंगे 2023 का इलेक्शन, 2028 का इलेक्शन, और आप अगले 25-30 सालों तक मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी की यही हालत रहेगी कमोबेश जो रही है। असल में इस मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इन दोनों जमातों को ये देखना चाहिए कि हम मेन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का कोई स्टेक नहीं है हमारे सिस्टम में खास तौर पर। हाँ, वो एक प्रेशर ग्रुप जरूर हैं, उनकी एक अपना रिलीजियस वोट बैंक जरूर है, वो हुकूमत बनाने के अंदर कहीं ना कहीं उनका ऐसा किरदार जरूर रहा है, लेकिन असल 2 जमातें ये हैं। इन दोनों जमातों को ये देखना चाहिए कि कहीं मौलाना साहब के एडवेंचरिज्म में हम अपना नुकसान न करवा लें, क्योंकि मौलाना साहब का तो कोई स्टेक नहीं है। मौलाना साहब तो एक वन मैन पार्टी है। मौलाना साहब को जो साहबजादे हैं उनके अंदर वो करिश्मा नहीं है, या उनके अंदर वो सियासी हरबे नहीं है जो मौलाना साहब के अंदर है। तो मौलाना साहब की गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। असल है 2 ये पार्टियां। इनको चाहिए कि ये एक मुस्बत सियासत की हवा चलाएं पाकिस्तान के अंदर। जब ये खुद चाहते हैं कि हम माजी की गलतियों को ना दोहराएं, जब ये इमरान खान से कहते हैं कि वो माजी की गलतियों को दोहरा रहा है एहतसाब के मामले में, कि जी हमने भी गलत काम किए थे, अब ये गलत काम कर रहा है, तो जब आपको इस बात का एहसास है कि गलतियां हो रही हैं आज भी और इनसे भी गलतियां हुई माजी में, तो अब बेहतर तो यह है कि ये उन गलतियों को दोबारा मत दोहराएं जो ये भी करते रहे और इनके अलावा बाकी हुक्मरान भी करते रहे। इनका काम यह है कि ये इमरान खान के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, ये वॉचडॉग का काम करें। ऑपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है। लोगों की उम्मीदें और तवक्कुआत ऑपोजिशन से होती है, लेकिन वो ये नहीं होती कि वो हुकूमतों का तख्ता उलटना शुरू कर। लेकिन अमीर, अब इनके पास फिर ऑप्शंस क्या है? अब ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भी ये कह चुके हैं कि अब इस हुकूमत को घर जाना होगा, इसके पास जाली मैंडेट है, कई मौक़ों पर वो बात कर चुके। मौलाना तो बहुत ही ज़्यादा इस मामले को लेकर सीरियस हैं। नून लीग की जानिब से उन्हें खदशात थे, आज मियाँ साहब ने उनके खदशात भी दूर कर दिया। अमीर, आपकी तरफ मैं आता हूँ इस सवाल लेके। दानियाल साहब, अब जो मियाँ साहब ने यकीन दहानी कराई है मौलाना साहब को, वो गुज़िश्ता साल जिस तरह आप लोग पीछे हट गए थे, जिस तरह मौलाना आप ताउन चाह रहे थे, उतना ताउन आपने नहीं किया था, वही सूरत हाल तो एक बार फिर नहीं हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक बात है मौलाना को ज्वाइन करने की और पिछले साल की, तो पिछले साल भी हम मौलाना हमसे पूछ के नहीं निकले थे, और जब मौलाना को, लेकिन हमने ये पूरा कहा था कि मौलाना को हमारी सपोर्ट हाजिर है, जहाँ कहेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ आज इस हालत में हुकूमत पहुँच गई है, आपकी मैशत यहाँ पहुँच गई है कि आज बात होने शुरू हो गई है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, इस मुल्क की मैशत है तो हम हैं, और तभी सियासत होगी। आज हुकूमत का जो मौक़िफ़ उठा लें, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा लें जहाँ वो बात करती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की,
आप इनके कारकर्दगी के ऊपर उठा लें तो वो एक सवालिया निशान, इनकी बातों पर उठा लें तो वो एक सवालिया निशान। डेमोक्रेसी देखें तभी प्रिवेल करती है अगर डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए, उनको ब्रीदिंग स्पेस दी जाए। आज जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो डेमोक्रेसी और जमहूरियत के मेन प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ जो निकलता है उसको जेलों में डालो, जो बोलता है उसको नैब से बंद करवाओ। इनके वज़रा को पता है किसको उठाना है किसको नहीं उठाना। इनके वज़रा आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जहाँ इंस्टीट्यूशंस इनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर ऐसे पॉइंट पे आपका सुप्रीम कोर्ट कहती है इंस्टीट्यूशंस आर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। Discriminatory approach of NAB is also affecting the image and has shaken the faith of people in the credibility and impartiality। जब आपका इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा यहाँ आपकी सबसे बड़ा वो ऑर्डर देता है हुकूमत की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, आर्म ट्विस्टिंग की, और इनके इदारों को कौन पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रहा है? ये खुद करवा रहे हैं। तो जब वो ऐसी बातें करती है तो देखिए फिर आज डेमोक्रेसी एट स्टेक है, और अगर अब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी ना हुई और ना निकली तो आई थिंक पाकिस्तान को उस पॉइंट पे ये हुकूमत खड़ी कर देगी कि पाकिस्तान की पिछले साल आप कह रहे हैं कि मौलाना बगैर पूछे निकल गए थे, अब इस साल उनके क्या इरादे हैं पाकिस्तान की खातिर? दानियल साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, उनसे जरा जान लेते हैं मौलाना साहब के इस साल क्या इरादे हैं। दानियल साहब की तरफ मैं वापस आता हूँ जरा। हाफिज साहब, अब पिछले साल आप बगैर बताए निकल गए नून लीग और पीपल्स पार्टी को, इस साल क्या करने जा रहे हैं मौलाना? वो सड़कों पर निकलना, वो तहरीक चलाना, वो धरने तो गुज़िश्ता साल नाकाम हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात बुनियादी तौर पर यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी तारीख चला चुकी है, जो इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च पे उसका इख्तिताम हुआ, ये फ़ैसला सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं था, बल्कि ये फ़ैसला तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातों का था। आपको याद होगा हम बार बार मीडिया पर कहते चले आ रहे हैं, बार बार हम कहते चले आ रहे हैं कि ये हुकूमत ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, और पीटीआई की हुकूमत और उनकी अक्सरियत ये आवाम की वोटों से नहीं बल्कि उनको सेलेक्ट किया गया है। ये हम हमेशा कहते हैं। इसी तनाजुर में इलेक्शन में फैसला यही हुआ इलेक्शन के बाद तमाम जमातों का कि ये रिग इलेक्शन था, ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन था। इसलिए इसके नतीजे में जो भी पार्लियामेंट वजूद में आई, बिलखुसूस पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट और हुकूमत, उसको हम तस्लीम नहीं करते। लिहाजा हल क्या होगा इसका? साफ और शफाफ इंतखाबात, मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन होना चाहिए ताकि एक ऐसी पार्लियामेंट मुंतखब हो, एक ऐसी हुकूमत मुंतखब हो के आ जाए जो आवाम के मैंडेट से हो। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम का सिर्फ फैसला नहीं था, ये पूरी अपोजिशन जमातों का। फिर आपको याद होगा उसके बाद रहबर कमेटी के प्लेटफार्म से फैसले हुए, आज़ादी मार्च इस्लामाबाद तक पहुंच गया। हम ये कहते हैं कि अगर आपके सामने दो ही चीज़ें, एक है इमरान खान को बचाना, एक है पाकिस्तान को बचाना। जब से यह हुकूमत वजूद में आई है, मुझे ये बताइए कि 50 की कैबिनेट है, वजारतें हैं, मुशीर है, स्पेशल एडवाइजर है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन है, 19 नॉन इलेक्टेड लोग हैं। मुझे बताइए एक वजारत की परफॉर्मेंस तो मुझे बताइए कि उन्होंने ये बेहतरी लाई है। तो हाफिज साहब, आप तो जाहिर है आज़ादी मार्च था इस मकसद के लिए कि हुकूमत को घर भेजना था, फिर वो किसी की गारंटी पर आपने आज़ादी मार्च ख़त्म कर दिया। अब फिर आप तहरीक चलाएंगे, कोई और आपको फिर गारंटी देगा, आप फिर उस तहरीक को ख़त्म कर देंगे। देखिए, हमारी सियासी पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम की एक तारीख है। आप देखिए ना, हमेशा डिक्टेटर के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम सड़कों पे, जेलों में, सलाखों में, हथकड़ियों में और कोड़े भी कहे लोग हमारे शहीद हुए हैं, बामोतबर लोग, लीडरशिप शहीद हुए हमेशा। और इसी तरह उस जमहूरियत को भी हम तस्लीम नहीं करते जो जमहूरियत के नाम पर मुल्क पर मिन्नी मार्शल्लाह मुसल्लत की गई है। आप मुझे बताइए, दिल पर हाथ रख के, क्या मीडिया आज़ाद है? आपकी मईशत आज़ाद है? आपकी बजट IMF ने बनाई, पाकिस्तान ने नहीं बनाई। यहाँ FATF के लिए कानून साजी हो रही है और पाकिस्तान को अमेरिकन कॉलोनी बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर कहाँ है आपका? इसलिए हम एहतजाजी तारीख एक बार फिर चलाएंगे
और जमीयत उलमा इस्लाम की कोशिश ये है कि पूरी अपोजिशन, जैसे अभी कायरा की बात भी मैंने सुनी कि इस हुक्मरान को जाना होगा, या तो हमने इमरान खान को बचाना है या हमने पाकिस्तान को बचाना है। ये फैसला सियासी जमातों ने करना होगा, इन दो में से किसका इंतखाब करना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम की फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। सही। तो हाफिज साहब, अभी जो मीडिया की आज़ादी की आपने बात की, उस पर आपको बता दूं, पिछले 40 मिनट से आपके आने से पहले आधे घंटे तक अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, दानियल चौधरी मौजूद हैं, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर मुस्तकिल तनकीद कर रहे थे। तो हुकूमत की जहाँ गलतियाँ हैं, जहाँ खामियाँ हैं, वहाँ कम अज़ कम हम तो उन पर तनकीद करते हैं, हमारा चैनल तो करता है। आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। अमीर अब्बास, अब ऑप्शंस क्या हैं इन तीनों जमातों के पास, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग? पिछले साल की जो तहरीक, जो आज़ादी मार्च नाकाम हो गया, अब उसके बाद क्या ऑप्शंस बचते हैं इनके पास? क्या एक बार फिर सड़कों पर निकलें या फिर कोई इन हाउस चेंज की बात इनके दरमियान होनी चाहिए? देखें, अरबाब, एहतजाज ऑपोजिशन का राइट है, किसी भी सिटीजन का राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट, और होना चाहिए। जिस मुआशरे में एहतजाज खत्म हो जाए वो मुआशरा मुर्दा हो जाता है। अगर हुकूमत कुछ गलत करे तो ऑपोजिशन का काम है, वो लाजिम है बल्कि ऑपोजिशन पर कि वो एहतजाज करे। ऑपोजिशन, जैसे मैंने पहले कहा, वो वॉच डॉग का काम करती है। ऑपोजिशन, हमें अवाम को ऑपोजिशन से ये उम्मीद होती है कि अगर हुकूमत रास्ते से भटक रही है तो ऑपोजिशन हुकूमत को कान से पकड़ के लाके रास्ते पर लाएगी। लेकिन अगर आप हुकूमत गिराने की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा फैसला होगा कि फिर इसका नुकसान इन सबको भी होगा आगे जाके। अगर आज एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी ऑपोजिशन ने मिलकर, और बाद में ऑपोजिशन की हुकूमत बन गई, इमरान खान ऑपोजिशन में आ गया, तो क्या फिर ये इमरान खान, नून लीग, पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब को हुकूमत करने देगा? ये इनके लिए इक्तदार के बिस्तर को कांटों के सेज बना देगा? ये इनकी हुकूमत गिराने निकल आएगा? यही खेल चलता रहेगा। ये ना खेलने देंगे ना खेलेंगे, दोनों तरफ से। इमरान खान भी यही करेगा, ये भी यही करेंगे। लिहाजा उनके पास 5 साल का मैंडेट है। जब हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान नाकाम हो रहा है, जब लोग देख रहे हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी ठीक नहीं जा रही है, जब लोग देख रहे हैं कि जो वादे थे वो वादे अभी 5% भी मुकम्मल होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो यही तो एहतसाब है। और किसको एहतसाब कहते हैं? ठीक है, चलें, अमीर पॉइंट आ गया। खुद लोग वोट के जरिए से चलें, अब दानियाल साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स मुख्तसर ले। दानियाल साहब, अब बता दीजिएगा, हुकूमत गिराना ही आपका मकसद है? अपनी ऑपोजिशन अपनी पावर से इसको गिराना चाहती है या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे? मुख्तसरन बता दीजिएगा। देखें, आज हम उस चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि आज अगर ऑपोजिशन ने कोई एक्शन ना लिया, आज ऑपोजिशन इकट्ठी ना हुई, तो शायद इस मुल्क की मईशत आगे बेहतर नहीं हो सकेगी। हमारा थ्रू आउट ये एक चीज़ रही है कि हम इनको सियासी शहीद बनना देना नहीं चाहते, ना हम इनको सियासी शहीद बनाएंगे। लेकिन ना आप सियासी शहीद बनाएंगे, ना इसका मौका देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया दानियल चौधरी, अब्बास, हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगले मौजू की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। 2 साल कबल इख्तिदार में आने के बाद इमरान खान ने मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम की बात की थी, जिस पर अभी तक अमल नहीं हो सका है। लेकिन हालिया दिनों में पेश आने वाले ए और ओ लेवल के तलबा के ग्रेड सिस्टम के मामले पर वफाकी हुकूमत की कोशिश बिलाखिर रंग लाई और कैम्ब्रिज ने जारी करदा नताइज को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इससे पहले माजी में जब भी इस किस्म के वाक़यात कभी पेश आए, कोई इस तरह का मसला हुआ, तो गुज़िश्ता हुकूमतों ने तलबा के मसाइल के हवाले से ऐसा कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया जो इस हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट वकार ज़का, जो ए और ओ लेवल के तलबा के मसाइल, मैट्रिक इंटर की क्लासेज और इम्तिहानात की मअतली और मुल्क में पबजी और बीगो पर पाबंदी के खिलाफ भी अपना एहतजाज सोशल मीडिया के जरिए रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वकार ज़का, आपको वेलकम कहेंगे शो में। हुकूमत ने इस मामले पर जो इक़दाम उठाए हैं कितने मुतासिर कुन थे? ज़ाहिर उस पर अमल तो हुआ, कितना मुतमईन है आप इस मामले पर हुकूमत के किरदार से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, हर मसले के लिए क्या सोशल एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया हम जैसे लोगों को 1-1 मिलियन ट्वीट्स के लिए लोगों को पहले जमा करना पड़ेगा, चीखो पुकार करनी पड़ेगी। अगर आप वीडियोस देखें तो सबसे पहले जब इस कैम्ब्रिज के मसले पे बोलने शुरू हुए हैं तो हमें 2 दिन लगे, उसके बाद जाके शफकत महमूद साहब का ट्वीट आया।
अच्छा, अभी भी जो मसला आ रहा है उसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा ये अच्छी बात है। PMLN के दौर में मरियम नवाज साहिबा के पास में ज़्यादा था, क्रिप्टो करेंसी के लिए कभी सुनती ही नहीं थी, बात उन्हें समझ ही नहीं आती थी। अब की हुकूमत की अच्छी बात यह है कि ट्विटर पे देखते हैं, अगर ट्विटर पे 1 मिलियन ट्वीट या 500,000 हो जाते हैं तो ये सुन लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अब मसला ये कि हर बात क्या हमें ट्विटर के थ्रू करनी है? क्या इनको कोई चीज़ पता ही नहीं होती? जैसे अभी अगर आप देखें कि जी कैम्ब्रिज में प्राइवेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो मसला अभी भी बाकी है, उनको ग्रेडिंग कौन देगा? दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स जिनको स्कूल है, स्कूल वालों ने अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किए कि जी ग्रेडिंग दी क्या है। स्कूल के टीचर्स ने जो रिजल्ट है वो भी तो अनाउंस करना है। पाकिस्तान जहां पर जी स्क्रैच मार के गाड़ी पे चले जाते हैं, अगर आपने नई गाड़ी खड़ी हो इतनी जेलसी होती है, वहां आपको लगता है टीचर फेवरेटिज्म नहीं करेंगे। इनको चाहिए कि ये बोले तमाम स्कूलों से कि आप वो ईमेल करें या रिजल्ट दिखाएं जो आप बच्चों को देना चाहते हैं। अब इसके लिए सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं जी दोबारा आप ट्रेंड चलाना शुरू करें, तो ये हुकूमत की बात ठीक है। लेकिन अब देखें ना, अब इनके जो PSO हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से बात करते हैं, वक्कास आफरीदी नाम है उनका, लेकिन वो बेचारे कहते हैं जी वो अभी सुनेंगे। मसला ये है कि क्या ये ट्वीट जमात है कि जी हमें ट्विटर पे, अब फर्ज करें वकार ज़का नहीं करता ट्वीट तो मैट्रिक के पेपर कैंसिल नहीं होते, बाकी चीजें होती नहीं। ये देखें ना, ये इन्होंने जब किया, जब मुझे बाकायदा तड़ी लगानी पड़ी जी, 72 घंटे में हम धरना देने आ रहे हैं, फिर जाके इन्होंने ये, अब देखें ना, ये ज्यादती वाली बात नहीं है। अगर हर मसले पे वकार ज़का तो नहीं बोल सकता ना, ये मेरी ड्यूटी है। मसला सबसे बड़ा ये है कि 1 से लेकर 5 क्लास तक का निज़ाम जो है वो चेंज करने के लिए इतने अरसे से मैंने कोर्ट में भी अब जाना शुरू कर दिया है कि जी आप जो एटलीस्ट 1 से 5 तक जो जमात है, कम से कम इसका जो एक ही वो करिकुलम करना था उसका क्या हुआ, वो कब करेंगे? उसको तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। मसला सिर्फ यहां पर यह आता है कि ये हमारा काम सिर्फ नहीं है, हम तो एक, जैसे आपने एक शो बनाया, हम एक शो बनाए निकल जाएं, लेकिन इनको तो फौरन खुद ही इस चीज पे अब इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। इनको कौन सी ताकत है जो रोक रही होती है? या जैसे मुझे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे ये बताया कि जी के PM साहब को इतनी सी बात पता होगी। अरे ये इतनी सी बात है, मतलब जो बात करते हैं वो कहते हैं PM साहब को इसका पता नहीं होगा। हजारों बच्चों का मुस्तकबिल इस पर मुनसर है वकार, जाहिर है ये कोई छोटी बात तो नहीं है जी। अब आप ये देखिए ना कि अब मेरे पास इस तरह लोग मैसेज कर रहे होते हैं जैसे मैं कोई सुपरमैन हूं और मैंने सारी चीज़ों पे बैठ के बात कर दी, और बात बातों पे नहीं कर सकते क्योंकि हर बात करने से पहले कानून समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे बोले बगैर हुकूमत क्रेडिट ले। देखिए शफकत महमूद साहब को क्रेडिट जाता है, लेकिन ये क्या बात हुई जी, वकार ज़का जब चीखो पुकार करेगा तभी आपको ये बात सुनाई देगी। आप सीरीज देखें ना, लॉकडाउन से लेकर सारा कुछ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आप ये खुद ही लग रहा है कि शफकत साहब को क्रेडिट मिल रहा है, ये सारी आवाम मुझे पूछ रही है और ये सारा क्रेडिट वकार ज़का को मिल जाएगा। आइंदा ये ना इलेक्शन में वकार ज़का खड़ा होता है, शफकत साहब को सीट भी ना मिले, तो ज्यादा बेहतर ये, हम नहीं आना चाहते इस चक्कर में। आप करें, आप वकार, जाहिर है जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो आपसे राब्ता कर रहे हैं जाहिर है अपने मसाइल के लिए कि आप आवाज उठाएं, इनको तो राब्ता करना ही चाहिए था हुकूमत से, मुताल्लिका लोगों से। और इस हुकूमत का मैंडेट भी यही था कि यकसा निज़ाम तालीम इसको राइज करना था। कितना ज़रूरी है इस वक्त हमारे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम का होना, जिस पर खुद वज़ीर आज़म कई बार गुफ्तगू कर चुके हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जी टेररिज्म की बात होती है, मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म टेररिज्म ये स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं। अभी कैम्ब्रिज ने कहा है कि जी रिफंड करें फीसेस, जो 15-20% है, क्यों नहीं रिफंड कर रहे भाई? हर एक को मांगनी क्यों पड़ रही है? फौरन रिफंड करें फीसेस सारे बच्चों की। ये जो है माफिया, कभी एनिमल डे, कभी भाऊ डे, कभी कलर डे, ये क्या आपने मजाक लगाया हुआ यार बच्चे के साथ? 2 साल का बच्चा होता है, उसे कहते हैं कलर पढ़ के सुनाओ, टीचर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। सबसे पहले तो कानून बनना चाहिए, हमें टीचर्स जो है वो माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं कि भाई आप बताएं आप अपने बच्चे को कार्टून कौन सा दिखाते हो। भाई तुम कौन सा कार्टून देखते हो वो दिखाओ, तुम टीचर्स हो, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहिए, तुम्हारा साइकेट्रिस्ट टेस्ट होना चाहिए। अब तुम्हारी तलाक चल रही है, तुम्हारे घर पे कोई मसला है, तुम बच्चे को क्या घंटा पढ़ाओगे? मसला ये है यहाँ निजाम ही पूरा उल्टा चला के रखा हुआ है। ये तमाम जो प्राइवेट स्कूल जो माफिया है, सबसे पहले इसको खत्म करने के लिए जो 1 से लेके 5 क्लास तक का निजाम है उसको तो एक करें, और सबसे बढ़कर ये कि प्राइवेट स्कूलों में जो ये कलर्स डे, फलाना डे एक्टिविटीज के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, ये सब करने के लिए क्या 2 साल काफी नहीं होते? क्योंकि आज हम प्रोग्राम में भी एनालिसिस कर रहे थे इकोनॉमी का, मुख्तलिफ हवालों से इस गवर्नमेंट के आज 2 साल पूरे हो गए, तो ये क्या इतना मुनासिब वक्त नहीं था ये काम करने के लिए कि निज़ाम तालीम को यकसा किया जा सके? कम अज़ कम एक इनिशिएटिव तो लिया जाता, प्राइमरी क्लासेस में तो ऐसा किया जाता। देखिए यही बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, और मैं यही तो कह रहा हूं कि मेरा क्या काम है, 97 की बुक कंप्यूटर की चेंज नहीं, उसके लिए मैं सिंध हाई कोर्ट में जाके 1.5 साल मैं ख्वार हुआ हूं, फिर जाके कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं, सिंध टेक्स्ट बुक ने चेंज। ये मेरा काम तो नहीं है, ये इनका काम है। ये असल में पॉपुलर डिसीजंस पे जा रहे हैं। ये पीटीआई की मैं बताऊं अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और बड़ी नाजुक सूरत हाल ये है कि ये चाहते हैं जब तक वो पॉपुलर सिचुएशन ना बन जाए, जब तक कोई अब पूरा एक वो सिचुएशन ना बन जाए, ट्रेंड में ना जाए, तब तक ये मसले की हल की तरफ नहीं जाते। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर FSC का सिलेबस अभी इनको मुख्तसर कर देना चाहिए, क्योंकि क्लासेस तो हो ही नहीं रही ना इंटर की, तो फिर एग्जाम में वो पूरा सिलेबस कौन जाके पूरा तरीके से पेपर दे सकता है? अब इसके लिए क्या मैं दोबारा ट्रेंड चलाऊं, दोबारा जाके बात करूं? ये इनको सोचना चाहिए, और ये एंड में जाके ना क्रेडिट ले लेते हैं जी कि हमने जी कर दिया।
मैं फिर दरखास्त करूंगा हुकूमत से कि पीटीआई और इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए और पॉपुलर डिसीजंस के चक्कर में नहीं बताइएगा। ज़ाहिर स्टूडेंट्स और टीचर्स तो आपसे रब्ता, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तो आपसे रब्ता करते ही हैं। ये जो स्कूल एसोसिएशन है इन्होंने भी आपसे रब्ता किया स्कूल खुलवाने के लिए कि आप इस पर भी कोई ट्रेंड चलाएं ताकि स्कूल खुलें, बच्चे आ सकें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी काफ़ी सारे लोग जो है कह रहे हैं, और मेरे ऊपर असल में इस किस्म का लोड ज़्यादा पड़ जाता है बाज़ दफ़ा, और मैं चाहता हूं कि जो भी काम करूं आइन के अंदर रहते हुए, कानून को समझते हुए रहते हुए करूं। लेकिन मेरे स्कूलों से इख्तलाफ है, वो मैं हमेशा रहेगा, क्योंकि ये जो जिस किस्म का निज़ाम चला रहे हैं वो सीधा सीधा पैसे बटोरने का चक्कर है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि प्लीज़ इस पर नजरसानी कीजिए। ठीक है, चलें, आपने भी रिक्वेस्ट कर दिया, स्कूल एसोसिएशन वाले भी ये कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर स्कूल्स को खोल दिया है। बहुत शुक्रिया, वकार ज़का सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और नाज़रीन के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।